जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। थोड़ा सा मार्केट की बात कर लेते हैं। आज के दिन जो है मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है। ऑलमोस्ट तकरीबन 2% जो है वो अप है अराउंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी मार्केट क्लोज नहीं होने वाली है, तकरीबन 2500 पॉइंट्स का इजाफा आज उसने दिखा दिया है। पिछले 2 महीने के अंदर अगर आप देखें तो हमारी जो मार्केट है उसने 2-3 मेन इवेंट्स को टैकल किया है, जिसमें एक बहुत बड़ा इवेंट इंडिया और पाकिस्तान का जो सिचुएशन थी, आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरीके से इंडिया को जवाब भी दिया, और उसके बाद जो है आप लोगों ने देखा है कि स्टॉक मार्केट ने कितना जबरदस्त रिस्पांस दिया। बल्कि ये ना सिर्फ उसने रिस्पांस दिया, बल्कि हमने जो है बुल्स एंड बियर्स में आके आप लोगों को लाइव दिखाया था कि ओवरऑल जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिवाइव कर सके, दोबारा से परफॉर्म कर सकती है। सो आई डोंट थिंक सो कि किसी ने भी लाइव आके ऐसे कॉल नहीं दी जिस तरीके से हमने आप लोगों को दी थी। फिर दूसरा इवेंट जो था वो बजट था। बजट के अंदर काफी ज्यादा ऑल्दो एक्सपेक्टेशन यही थी कि जो लास्ट ईयर जिस तरह से हमारा बजट रहा है वो इसी तरीके से यहाँ पे भी रहा था, रहेगा, और कुछ हो सकता है कि हमारी स्टॉक मार्केट काफी हद तक बेनिफिट्स आएंगे। और वो नजर भी आया कि काफी हद तक बहुत ज्यादा सेक्टर्स के लिए काफी हद तक बेनिफिशियल था। एक दो सेक्टर्स थे जिसमें ऑटो आता है जो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा, उसके लिए बजट। बाकी ओवरऑल बाकी जितने भी आपके सेक्टर्स देखें सब के सब काफी बेहतरीन उनके लिए बजट साबित हुआ है। तीसरा आप लोगों ने देखा है लेटेस्ट अभी ईरान इसराइल की जो वॉर की सिचुएशन थी, उसके अंदर भी मार्केट ने थोड़ा सा डल परफॉर्म किया, नीचे आई। बहुत ज्यादा लोग पैनिक किए थे, हालांकि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि फॉर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना पैनिक नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू चलें ठीक है, सेंटिमेंटल एक अब आपका इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन आपका मैक्रो इकोनॉमिक इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, एक्सेप्ट कि अगर आपका ऑयल बहुत तेजी से शूट कर जाता, वहां पे भी अभी कैपेसिटी थी हमारे पास। तो ये हम किसी और वीडियोस में कभी डिस्कस करेंगे। जो हमारा पेट्रोलियम डेवलपमेंटल लेवी है, इसके ऊपर हम 100 रुपीज जो है वो तकरीबन गवर्नमेंट को एज अ टैक्स के तौर पे देते हैं। तो अगर ये सिचुएशन खराब होती भी थी तो आईएमएफ से थोड़ी बात करके गवर्नमेंट पीडीएल निस्बतन थोड़ा बहुत कम करवा सकता है अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। तो खैर ये तो सिचुएशन थी, लेकिन ये तीनों सिचुएशंस के अंदर आप देखें हमारी मार्केट ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया और वापस भी आई। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट है, मेरी जो फंडामेंटल्स और कैपिटल मार्केट की जो ट्रेनिंग है वो इट इज नाउ ओपन, तो आप लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 2-3 चीजें आज मैं भी डिस्कस करूंगा। एक अगेन लास्ट वीक के अंदर बल्कि 2-3 दिन पहले मैंने लाइक बे के साथ एक गोल्ड के ऊपर पॉडकास्ट किया है, और उसके मुतालिक काफी ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन किए हुए थे कि मैंने $9,000 जो के ऊपर जो गोल्ड की प्रोडिक्शन दी है वो कैसे दी है, तो व्हाट आर द नंबर्स, कैसे मैंने यूज किया, वो भी आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़े से मेरे क्वेश्चंस थे अकॉर्डिंग टू दी टॉप 25 जो मैंने आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड किए हुए थे, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे, मैं वो भी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। चलें पहले फराज भाई की तरफ आते हैं। फराज भाई कैसे हैं आप? थोड़ा सा आप जो जिस इवेंट पे गए हुए थे थोड़ा सा वहां पे भी बता दें कैसा रहा आपका पूरा जर्नी, और थोड़ा सा मार्केट का भी ओवरव्यू दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह मार ऑल गुड। और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी हमें जब ईरान इसराइल वॉर की सिचुएशन चल रही थी। और बहरहाल जो हमारा 14 जून को सेशन था उसमें मैं कुछ हिंट्स हाईलाइट दे गया था कि यार हो सकता है मोस्ट लाइकली आपकी जो लास्ट वीक्स होते हैं, एक तो रोल ओवर का था जून का, एंड सेकेंडली मैंने कहा था कि क्वार्टर एंड हो रहा है तो थोड़ा सा ना पोर्टफोलियो शिफ्टिंग हो रही होती है, तो प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो प्रेशर कैटलिस्ट के तौर पे आया ईरान इसराइल वॉर की सिचुएशन जो बनी, और वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, यहाँ मैं पहले भी बोल चुका हूँ बुल्स एंड बियर्स शो के उसमें, कि अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो मैंने जिस दिन वॉर हो रही थी और बहुत ज़्यादा लोग पैनिक में थे, इवन पाकिस्तान में भी, उसी दिन मैंने आके जिस तरीके से हमने पाक इंडिया वॉर पे आके लाइव आप लोगों को कॉल दी थी, सेम इज़ द केस हेयर। यहाँ पे भी मैंने यही बोला था कि भाई ये टाइम है बाय करने का, ठीक है, और इसको बाय करें आप लोग। और उसी दिन शाम को जब सीज़ फायर नहीं हुआ था, हमने अपनी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे अलमनाई पे वहाँ पे बीटीसी इथेरियम गोल्ड उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा था, फिर नैस्डैक जो आपकी स्टॉक मार्केट्स हैं वो सब बढ़ गई। सो ये स्किल सेट चाहिए होता है, ये इमोशंस आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो मार्केट में डिप्स आती हैं ये अपॉर्चुनिटी होती है। और जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जिनके अकाउंट सैयद फराज इक्विटीज़ में, तो उसी दिन बाय मंडे सुबह सुबह ही मैंने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड कर दिए थे कि एसएसजीसी बाय करें, पीआईए बाय करें, एसएलजीएल बाय करें। ये इस वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन आपकी सीज़ फायर हुआ है उसके बाद मार्केट हॉल्ट कर गई 6% कैप के ऊपर। उस दिन ये सब स्टॉक्स आपके ऑलमोस्ट कैप थे, 8-9% 10% के करीब थे।
सो जो लोग एसएफईएल को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो अमार को फॉलो कर रहे हैं, सो उनको कहीं पे भी पैनिक करने की ज़रूरत ऐसा नहीं है। सो हर जगह हम उस सिचुएशन में आप लोगों के पास आ जाते हैं कि जहाँ पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि यार ये क्या सिचुएशंस हो रही हैं और दुनिया ख़त्म होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 चल रही है, या पाकिस्तान इंडिया वॉर के ऊपर चल रहा है, या इवन टैरिफ के टाइम के ऊपर भी हमने नैस्डैक के बॉटम्स बताए थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप लोग मेरे ख़्याल में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आके हमें देख रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को ना सिर्फ स्किल्स, इमोशंस कंट्रोल और डिसिप्लिन रहना भी आप लोगों को सिखाया जाता है। सो हम लोग बार बार यही कह के जाते हैं, मैं और अमार हमेशा कंक्लूड करके जाते हैं, पैनिक आएगा, अपॉर्चुनिटी है, उस पर बाय कीजिएगा, घबराना नहीं है। सो अमार, मेरा तो हफ़्ता बहुत अच्छा रहा, जो लोग हमें फॉलो कर रहे थे उनका भी बहुत अच्छा रहा। तो ये एक जेनेरिक सा ओवरव्यू है। इसके अलावा और भी मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेस हो रहे हैं, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अगेन सैयद फराज इक्विटीज़ के प्रीमियम ग्रुप में हैं, यानी कि उनके क्लाइंट हैं। तो यहाँ पे जीजीएल की बाय कॉल दी थी हमने 16.2, इस टाइम कैप हो गया 18 प्लस पे। इसी तरीके से बीएमएल, अगर आप लोगों को याद होगा, बुल्स एंड बेयर शो पे ₹3.25 का था, ₹2.5 का था। मेरे ख्याल में सबसे पहले मैंने इसको हाईलाइट करना शुरू किया था कि बीएमएल बहुत बढ़ जाएगा। आज ये ₹5 हो गया है। इसी तरीके से बीएफ एग्रो, ये आज कैप था 36.2 पे, इसकी बाइंग करवाई और ये आज कैप था। इसी तरीके से अब आज के जो स्टॉक्स रिकमेंड किए थे सुबह सुबह, वो भी ऑलमोस्ट कैप हो गए थे। सो मेरे ख्याल में आप लोगों को काफ़ी हद तक आप लोग फॉलो तो कर रहे हैं, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस से फॉलो करें तो आप लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में आ सकते हैं। जी हमारा परफेक्ट हो गया। चलें, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रहा था कि मेरी जो टॉप 25 पिक्स हैं, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये अगेन काफ़ी ज़्यादा लोग, जब भी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ या उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो काफ़ी लोग इसको पूछ रहे होते हैं कि ये कहाँ पे आपने शेयर की थी। तो ये मैं आपको बता दूं, हमारा बुल्स एंड बियर्स हुआ था 26 दिसंबर 2025 को। ये डेट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग वहां पे जाके रिविजिट कर लीजिएगा। ये टॉप 25 पिक्स थे मेरी फॉर 2025। ठीक है, मैंने भी अपनी बताई थी और फराज ने भी अपने एंड से बताई थी। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने सरमाया, अगेन यहाँ पे फेसबुक के ऊपर, यहाँ पे मैंने अपनी टॉप 25 जो सीमेंट्स के टॉप सीमेंट्स की जो कंपनीज मेरे पास अभी लेटेस्ट मेरा मॉडल जो आ रहा है, जो इन्वेस्टर जीनी मॉडल यूज करता हूँ, उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे बता भी दी है, जो कि मैंने, जो हमारे कैपिटल मार्केट्स के जो अलमनाई हैं, जो कि मैंने भी कोर्स मैंने आपको बताया भी, जिसकी रजिस्ट्रेशन खुली है, उनको मैंने मई 2025 में ये सारी अपडेट्स दे दी थी। उसके बाद अगर आप देखो, डीजीकेसी तकरीबन 48%, 39%, फैक्टो सीमेंट 48, मेपल लीफ 38, 24 थर्टा सीमेंट इसने परफॉर्म किया। और केएससी 100 को देखा जाए तकरीबन 70% इसकी परफॉर्मेंस है। इनमें से 2-3 तो मेरी टॉप 25 पिक्स हैं, बल्कि ये 3 जो हैं, इंक्लूडिंग मेपल लीफ, हमने ये सारी आपको रिकमेंडेशन दी थी इन दिसंबर। ठीक है, तो ये चीज आपने जेहन में रखनी है। अच्छा, यहाँ पे दिखाने का मकसद क्या है कि ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा होता हूँ कि हर क्वार्टर के अंदर मैं कंपनीज के पास यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे पास टॉप 20, जो टॉप 10% ऑफ द कंपनीज है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखें, ये पूरी एक लिस्ट मेरे पास है। मैं अभी आप लोगों को सरमाया के ऊपर भी जाकर दिखाता हूँ कि हमारी जो नई वेबसाइट बनी है उसके अंदर आपको कैसे एक आइडिया मिल सकता है कि जो कंपनीज मैंने अगर रिकमेंड किया है, ऑल्दो अगर आप डीपली एनालिसिस करेंगे वो आप कोर्स के अंदर सीख सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से भी करना चाहते हैं तो सरमाया की वेबसाइट बहुत जबरदस्त हमारी बन गई है। वहां पे आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे कई कई कंपनीज ऐसी हैं, जैसे यूबीएल है, आप लोगों के सामने बहुत जबरदस्त यूबीएल परफॉर्म करता है। इको पैक, ये मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी सरमाया के ऊपर यहाँ पे बुल्स एंड बीएस में बताया था, और मैंने सेशन भी किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये तकरीबन 4 गुना जो है, 4 टाइम्स ये बढ़ चुका हुआ है अपनी जो पोजीशन है उससे। तो ये आप देख सकते हो कि सारी कंपनीज मेरे पास आ रही हैं। एक कंपनी मैं यहाँ पे मिस आउट कर गया था, जो मुझे सीमेंट्स में ऐड इन करनी चाहिए थी, वो आपकी ग्रीबवाल सीमेंट है। ठीक है, सो ये भी मेरे यहाँ पे पोर्टफोलियो में आ रही है, जो कि टॉप अभी मेरे पास 5 सीमेंट्स की कंपनीज आ रही हैं, उसमें ये टॉप पे है। और मैंने इसका ग्राफ भी देखा था, तो ओवरऑल इसने तकरीबन जो है, आई थिंक 60% जो है तब से परफॉर्म ये कर चुका है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ये काफी जबरदस्त ये परफॉर्मेंस इसकी है। 32 से तकरीबन ये 50 के पास आ गया। सो दिस इज रफली अबाउट 50% परफॉर्मेंस, 60% परफॉर्मेंस। तो ये चीज क्या है कि ओवरऑल आपको यहीं से पता लगती है कि जो जो कंपनीज अच्छी हैं,
वो कौन-कौन सी हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें टाटा सीमेंट भी मेरे पास आ रही है। फिर इसके अलावा जो है और सीमेंट के अंदर कौन-कौन सी कंपनीज़ मेरे पास है, यहाँ पे अगर आप देखें मेपल लीफ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। डीजीकेसी आई थिंक थोड़ा-सा ऊपर रह गया, तो डीजीकेसी यहाँ पे ऊपर आप ये देखें, ये डीजीकेसी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? तो ये सारी कंपनीज़ जितनी भी आपकी फैक्टर भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारी कंपनीज़ क्या हैं कि आपको थोड़े ऑलरेडी पता लगता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके ऊपर मैंने एक स्कोरिंग मॉडल बनाया हुआ है और मैं हर क्वार्टर के अंदर उसको देखता रहता हूँ, ठीक है? अब जो मैंने टॉप 25 पिक्स दी थी, उनमें से मेजॉरिटी जो थी वो मेरी आप कह लें कि इन्वेस्टर जीनी मॉडल के अंदर ही यहाँ पे आती थी। और अगर आपको लेटेस्ट मैं अभी फिलहाल दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त कंपनी मैंने ऑलरेडी हाईलाइट भी की थी, नेशनल फूड मेरे पास यहाँ पे एंटर हुई है और उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है आप इसको देख सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि ओवरऑल आप थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे किस तरीके से कौन सी कंपनीज आपके पास पोर्टफोलियो में आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इवन अगर यहाँ पे एंट्री आप करते हैं तो अभी ऑलमोस्ट इट्स 50-60% अप। तो इतनी मार्केट ऊपर नहीं गई जितना नेशनल फूड्स ने ऑलरेडी परफॉर्म किया, ठीक है? अच्छा, मैं थोड़ा सा एफएफएल की यहाँ पे बात करता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो। जब नहीं स्टॉक्स परफॉर्म करते उसके भी पीछे रीजंस होती हैं कि एक आध क्वार्टर जो है उसका अच्छा नहीं आया, कोई रिजल्ट थोड़ा सा पुअर आ गया, तो उसकी बेस के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त नहीं होती। अगर 26 दिसंबर को मैंने किया था तो रफली तकरीबन यहाँ पे था स्टॉक, ऑल द वे अब गया 14 से 20 तक, तो उसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आ गया, ठीक है? ये वाला जो रिजल्ट आया था इसमें इसकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन इस वाले रिजल्ट के बाद इसके अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस फंडामेंटली थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इसको बैक इन जून 2024 लेके जाऊं, तो यहाँ पे अगर आप देखो ये एफएफएल मेरे पास यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है? सो फर्स्ट टाइम मेरे पास जिस टाइम पे ये एफएफएल मेरे मॉडल के अंदर शो होना शुरू हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सो वो क्या था कि उसकी रीजन है कि जब आपके नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, जब फंडामेंटली वो स्ट्रांग हो रहा है, तो वो मेरे एंड पे इस तरीके से हाईलाइट होगा। ये देखें आप, बल्कि मार्च 2024 से ये थोड़ा सा हाईलाइट होना शुरू हो गया, बल्कि जून 2024 टॉप 10 में यहाँ पे आया। और उसके बाद से अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ से ये परफॉर्म करता हुआ 8 till 20 गया, ठीक है? तो ये चीजें होती हैं कि ओवरऑल आप कंपनीज को कैसे देख सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये सरमाया की वेबसाइट पे मैं आपको इसको ले आता हूँ, ठीक है? इसके अंदर अगर आप आते हैं, सो ये नई हमारी वेबसाइट बन गई है माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त काम किया हमारा आईटी टीम ने भी, लईक भाई ने भी। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये आई थिंक ये पब्लिक ऑलरेडी हो जाएगी थोड़े दिनों में। तो सो दिस इज एफएफएल। और इसमें एक बहुत मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे अगर आपको लोगो नजर आ रहा है, उसके अलावा आपके यहाँ प्राइस नजर आ रही है, नीचे मेरे पास ये सारी रेशियोज नजर आ रही हैं। अब ये रेशियोज देखें कितनी ज्यादा यहाँ पे ही मेन पेज पे मुझे नजर आ गई हैं। यहाँ पे एडिट रेशियो के अंदर मैं जाके ये सारी मैंने अपने एंड पे क्या किया है कि सबको टिक मार्क कर दिया। मुझे जरा शौक है कि सारी की सारी रेशियो मुझे एक टाइम पे नजर आ जाए। सो ग्रोथ हो गई, लिक्विडिटी हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, वैल्यूएशन, साइज हो गया, ऑल। अगर आपने सबको करना है, ऑल मैट्रिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबको सिलेक्ट कर लें तो ये सारी की सारी रेशियोज आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है? इसी के अलावा अगर आप यहाँ पे आए, नीचे आए, प्राइसेस का यहाँ पे नजर आ रहा है, 1 मंथ की प्राइस यहाँ पे है, 1 ईयर को करके चेक कर सकते हैं आप, ठीक है? फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक की, वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? फिर आपकी इंडेक्स वर्सेस कंपनी, ये आपके शो होगी कि आपकी मार्केट के पर्सपेक्टिव से कितना परफॉर्म कर रही है, ठीक है? फिर उसके बाद आपके नीचे अगर आप आ जाए तो पीयर कंपैरिजन आप कर सकते हो किसी भी स्टॉक के साथ। लेट्स सपोज मैं यूनिटी के साथ इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक साल को यहाँ पे देख सकते हो कि यूनिटी ने कैसा परफॉर्म किया और आपके फौजी फूड ने कैसा परफॉर्म किया। तो इसने मार्केट फौजी फूड ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया और ये स्टार्ट होता है यहाँ से 100 से। दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आपको एक साल पहले पता लगता है कि अगर 100 इंडेक्स पे एक स्टॉक मौजूद था तो वो अब कितना टाइम ज्यादा बढ़ गया। तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 70% इसकी ज्यादा परफॉर्मेंस है और यूनिटी फूड जो है वो उल्टा थोड़ा सा कम परफॉर्म करा, ठीक है? अच्छा, जो मजेदार चीज है कि आपकी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है। यहाँ पे क्वार्टरली में अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जो मैं आपको बात कर रहा था कि ओवरऑल जो फौजी फूड था वो मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में नहीं आया था। दिसंबर जो नेक्स्ट आपका क्वार्टर था, यानी कि दिसंबर वाले टाइम पीरियड में था, लेकिन जो नेक्स्ट आपका पीरियड आया उसमें उसकी परफॉर्मेंस जो नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि इसका एक क्वार्टर जो था वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुई। अगर आप यहाँ पे देखें, ये नेट इनकम नजर आ रहा है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। देखें जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ कितना मजेदार किस्म का ये भी मूव कर रहा है। सो नेट इनकम यहाँ पे 96, आप देखो 96 मिलियन यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस थी इस क्वार्टर में।
जो नेक्स्ट क्वार्टर इस दफा है 335 थी, ठीक है, और अगर इससे पिछले वाले 2 क्वार्टर्स पहले चले जाएं तो 223 का आपको रफली यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी कि बीच वाला एक क्वार्टर ऐसा आ गया जिसकी वजह से थोड़ा सा लैग नजर आया, थोड़ा सा डिले नजर आया, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो रिजल्ट था वो थोड़ा सा नहीं अच्छा आया, ठीक है। इसी को आप नीचे जाके यहाँ पे देख सकते हैं, ईपीएस में आ जाए, यहाँ पे देख सकते हो ये 0.13 आपकी इस दफा क्वार्टर ईपीएस आई, जो पिछले वाले क्वार्टर में 0.04 थी और इससे पिछले वाले पे 0.09 थी, ठीक है। तो यही चीज आपकी क्या है कि ओवरऑल आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, एक बड़ा मजेदार आपका कॉन्सेप्ट है वर्सेस इंडस्ट्री एंड वर्सेस हिस्ट्री, आपके जितनी भी रेशियोज हैं सारी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। इसके अलावा अगर आप इसको, मुझे जो अच्छी लगती है वो ये है कि मैं इसको अल्फाबेटिकली चेक कर सकता हूँ। ये देखें कितनी ही ज्यादा यहाँ पे रेशियोज अब आपको नजर आ सकती हैं, कोई भी आप देखना चाहो एज कम्पेयर टू हिस्ट्री, एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, ये सारी की सारी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो बहुत ही जबरदस्त आई थिंक ये टीम ने काम किया है। सो आई थिंक आप लोग जब भी आपको एक्सेस मिलेगा आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बट कहने का मकसद ये है कि जब भी कंपनीज मेरे मॉडल के अंदर, जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, अगर वो एक आध क्वार्टर के लिए नहीं भी आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है वो कंपनी ज्यादा बुरी हैं। अगर आप बहुत एक्टिव प्लेयर हैं तो आप उसको सेल कर दें, आप नेक्स्ट क्वार्टर का वेट कर लें, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर जब इसका रिजल्ट इंप्रूव होकर आएगा दोबारा से उसकी परफॉर्मेंस उसी तरीके से आएगी, ठीक है। इसी तरीके से सारी कंपनीज अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें यूबीएल आता है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आता है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेरे पास यहाँ पे पोर्टफोलियो में आ रहा था। अगर आप ये देखें इसकी परफॉर्मेंस कितनी आउटस्टैंडिंग है, तो अगेन ये उसी पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, लेटेस्ट वाले के अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेरे पास यहाँ पे ये शामिल आ रहा, ठीक है। तो ये चीज आप क्या कर सकते हो कि ओवरऑल सिर्फ यहाँ पे मॉडल के मुताबिक नहीं, आप आगे इसको डीपली खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दिस इज हाउ यू एनालाइज द कंपनीज, और उसको आगे आप अपने जो आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो आप उस तरह भी रख सकते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट एजेंडा पे तरफ आते हैं, और नेक्स्ट जो है बेसिकली मेरे से काफी ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन किया था गोल्ड के ऊपर। ये जो पॉडकास्ट मैंने की थी, तो गोल्ड की जो मैं प्रेडिक्शन है वो $9,000 की मैं कैसे दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखें कि ओवरऑल देयर आर 3 डिफरेंट टेक्निक्स जिसमें आप M0 को यूज कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक्स टर्म्स होती हैं, M0 सप्लाई होती है, M1 सप्लाई और M2 सप्लाई। ये आगे वाली स्लाइड में मैंने शेयर भी किया हुआ है, लेकिन ये चीज अगर आप यहाँ पे देखें, सो इस टाइम पे तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपी डॉलर जो है, डॉलर इस टाइम पे इन द वर्ल्ड इट्स सर्कुलेशन में, ठीक है। ये फिजिकल करेंसी अवेलेबल है, ठीक है। सो फिजिकल करेंसी के ऊपर हमें गोल्ड को चेक करना होता है। आपने वो जो पूरा डेप्ट है उसको नहीं देखना, या M2 की जो सप्लाई होती है जिसमें सारी चीजें आपकी शामिल होती है, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। सो करेंसी इन सर्कुलेशन, इसको मैंने यूज किया है, दिस इज अराउंड 2.3 ट्रिलियन। अगर M0 का आप ऐड करते हैं तो ये रिजर्व्स भी आपके गोल्ड के इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, वो तकरीबन 5.6 ट्रिलियन है। फिर M1 के अंदर आप आओगे तो डिमांड डिपॉजिट्स भी आपकी ऐड होती हैं, और अदर लिक्विड एसेट्स वो तकरीबन आपकी 18.7 ट्रिलियन हो जाता है। और अब M2 में अगर आप डाल दें तो इसमें मनी मार्केट के जो आपके फंड्स हैं वो भी शामिल हैं, तो तकरीबन ये 22 ट्रिलियन होता है। अच्छा, अब रफली जो अमेरिका के पास हैं तकरीबन 8100 के करीब आपके टन्स गोल्ड मौजूद है। ये अगर देखा जाए तो आउंसेस के अंदर ये 261 मिलियन बनता है, ठीक है। तो 261 मिलियन के को आपने चेक करना है, गोल्ड के जो अभी सर्कुलेशन मनी है उससे आपने डिवाइड करना। तो ये जो वैल्यू अगर आपको सामने नजर आ रही है, दिस इज द वैल्यू आई वाज यूजिंग, और ये वाली वैल्यू अगर आप देखें तो ये तकरीबन 9140 आपका ओवरऑल नंबर आता है, ठीक है। सो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ये एक एलियट वेव थ्योरी है, ये फराज ने भी 2-3 दफा आप लोगों को बताया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो 1970 से जो गोल्ड का रन था और जो इस टाइम पे गोल्ड का रन है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और ये थोड़ा सा रफली एस्टिमेट यही दे रहा है कि अगर मार्केट्स में और टर्मोइल आता है या हालात आपके थोड़े से वॉर सिचुएशन के रहते हैं तो ये गोल्ड बड़ी तेजी से $9,000 की तरफ जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कहीं अगर आप बहुत घबरा रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा ऊपर टारगेट है, तो इसके छोटे छोटे टारगेट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे मैंने एक काम ये किया है कि ये मैंने एक फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, अगर आप ये फॉर्मूला खुद से देख भी सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर खुद से फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं। तो गोल्ड की जो वैल्यू है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 261 बिलियन के साथ, और उसको डिवाइड किया मैंने जो करेंसी इन सर्कुलेशन है डॉलर की, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन भी साथ साथ बढ़ती रहती है ना, तो आपको जेन में रखना है कि ये जब भी वैल्यू 1 के पास आएगी तो ऑलमोस्ट ये वाला जो पार्ट है
1 के पास, इसका मतलब है कि आपका गोल्ड जो है वो अब $9,000 के तकरीबन पास जा सकता है, ठीक है। हिस्टोरिकली 1970s के अंदर मैंने एक बात की थी पॉडकास्ट के अंदर, ये एक्सीड कर गया था, यानी कि एक्सीड कर गया था, उसके बाद इसको वापस आना था। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो कि लेट्स सपोज जैसे यहां पे अगर आप देखें 1980s के अंदर ये कम से कम 0.56 के पास गया, फिर इसके बाद यहां पे अगर आप देखें 2011 के अंदर भी इसने काफी जंप लिया था, वहां पे भी तकरीबन 0.47 के पास गया। तो अगर इस चीज को मद्देनजर रख के आप अपने टारगेट्स को सेट करना चाहते हैं तो रफली अभी भी जो पॉइंट है जिसमें हम बात कर रहे थे कि 3200 या 3300 पे अभी है, तो ये तकरीबन 4500 तक, ये तकरीबन आई थिंक इतना बनता है 4500 या 5000 के पास कम से कम, यहां तक तो थोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट आप 1 तक भी दे सकते हैं। लेकिन दिस वाज द पॉइंट आई वाज मेंशनिंग कि ये 1 को कम से कम हिट करता है, ठीक है। सो दिस इज अगेन जो आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चंस किए हुए थे, ये सारे मैंने आप लोगों के यहाँ पे शेयर अच्छा कर दिया। अमार, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, लोगों को ये भी क्लियर कर दें कि ये रातों रात नहीं होगा गोल्ड। पता चला वो आज पोजीशन लेवरेज करके बैठ जाए और क्या आपने तो कहा था $9,000 हो जाएगा, वो हुआ नहीं, मेरा अकाउंट वॉश हो गया, बताएं क्या करूं। सो उनको टाइम फ्रेम बता दें कि भाई टाइम बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल 2.5 ऐसे 3 ही है, साल 4 एग्जैक्टली जिस साल तरह 5 फराज साल भी ले है, सकते हैं इन टारगेट्स को पहुंचने में। जी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह फराज बता रहा है कि टाइम लगता है इसको पहुंचते हुए, ये नहीं है कि आज के दिन बता दिया और 1 साल के बाद ये पहुंच जाएगा। सो ओवरऑल समझे कि और जो मैंने पॉडकास्ट में बात की थी कि फाइनेंशियल सिस्टम को समझें। हमारा सिस्टम जो है वो हमें ये कहता है कि हमने प्रिंटिंग ऑफ मनी करनी है, जब प्रिंटिंग ऑफ मनी होगी सर्कुलेशन बढ़ेगी, मार्केट के अंदर पैसों की सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो जो गोल्ड है वो लिमिटेड सप्लाई है, वो उसको कैचअप करेगा ही करेगा, ठीक है। सो अब ये सिर्फ समझना होता है कि किस टाइम पे आपने कौन से एसेट क्लासेस में जाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी एटलीस्ट इन गोल्ड, तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है, जब भी खुदा ना खास्ता कोई मसला आए तो आप गोल्ड के अंदर आपके थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो, ठीक है। अच्छा, 4-5 ये मैं इकोनॉमी के अंदर न्यूज है उसको हम कवर कर लेते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी से नेक्स्ट हम टॉपिक्स की तरफ आए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं 46 मिलियन टुवर्ड्स $11.7 बिलियन, और तकरीबन हमारी इंपोर्ट कवरेज जो है इस टाइम पे 2.2 मंथ्स है। सो ओवरऑल रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं, ऑल्दो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन हमारी रेमिटेंसेस भी उसी तरीके से बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें कमी नहीं आ रही, ठीक है। टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अगर एक साल की निस्बत देखें तकरीबन 7.6% जो है ईयर ऑन ईयर इजाफा हुआ है, तकरीबन $16.4 बिलियन पे अब हमारी एक्सपोर्ट्स आ चुकी हैं। लेकिन अगर पिछले साल का जो मई का पीरियड देखा जाए, यानी कि पिछले मंथ का हम देख रहे हैं ना, पिछले मई का पीरियड देखा तो तकरीबन 2% डाउन है, तो ये पिछले साल ज्यादा एक्सपोर्ट हुई थी इस मंथ के अंदर, तो वो बेस इफेक्ट है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये नीचे नजर आ रहा है, वरना ओवरऑल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, वैसे इससे ज्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन खैर ये भी एक अच्छा साइन है हमारे लिए, ठीक है। रॉ कॉटन बिल जो है वो हमारा इंक्रीज हो गया है तकरीबन $1.2 बिलियन के अंदर, ये भी टेक्सटाइल के अंदर यूज होता है। तो अगेन ये एक चीज मेरे दिल की तो यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे ही कॉटन हमारा ज्यादा बने और उसको यूज करें, लेकिन अगेन कभी कभार मसले आ जाते हैं, सो हमें बाहर से इसको रॉ कॉटन मंगवानी पड़ती है। तो यहाँ पे अभी इस साल बहुत ज्यादा रॉ कॉटन इंपोर्ट हुई है, तो इससे थोड़ा सा रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी हमारी निस्बतन ज्यादा आएंगी, जो कि टेक्सटाइल की कंपनीज को आगे पास ऑन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको जेहन में रखनी है, ठीक है। एलएसएम जो है अप्रैल 2025 के अंदर तकरीबन 2.3% इसमें ईयर ऑन ईयर इजाफा हुआ है, जिसमें टेक्सटाइल जो है उसकी सेल्स ने बहुत इंपैक्ट क्रिएट किया, फार्मास्यूटिकल्स भी थी, और इसके अलावा फूड का सेक्टर भी एक, वैसे पिछले मंथ के अंदर फूड का सेक्टर ज्यादा इंपैक्ट किया था, लेकिन इस दफा जो है उसने रिवाइव किया थोड़ा सा, तो इसकी वजह से जो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसने भी थोड़ा सा अच्छा शो दिखाया, परफॉर्मेंस दिखाई है, ठीक है। जो कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर कह रहा हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये आपका तकरीबन इस दफा $103 मिलियन आया है, ठीक है। और जो अगर आप 11 मंथ्स को देखा जाए तो तकरीबन हम सरप्लस में चल रहे हैं, दिस इज अराउंड $1.8 बिलियन। दिस इज अ ह्यूज इंसेंटिव फॉर अस कि हमारा करंट अकाउंट जो है अब हम कंट्रोल करके चल रहे हैं, और अगर हम इस तरह से कंट्रोल करके रहे तो हमें इंशाल्लाह जो है कोई मसले मसाइल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रम्प की आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि जो ट्वीट की उसने की थी कि ईरान इसराइल वॉर जो है ये अब पीस की तरफ जानी चाहिए, और आप लोगों ने देखा भी जो ईरान ने जो अटैक किया था ऑन द एयर बेस इन कतर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उन्होंने कतर को बता भी दिया था कि भाई हम आपके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं यूएस बेस के ऊपर, और बता के अटैक किया कि ओवरऑल ये हम रिटेलिएशन पे कर रहे हैं कि यूएस ने हम पे अटैक किया था, तो ये एक साइन, एक छोटा सा साइन गया था कि भाई हम आगे नहीं मजीद बढ़ना चाह रहे, जितना हम पे अटैक किया हमने उसी पे अटैक किया। और उसके बाद भी ट्रंप ने भी यही ट्वीट की कि जी ईरान ने हमें
बताया हुआ था, और अब हम चाह रहे हैं कि पीस की तरफ सिचुएशन जाए। अब अल्लाह करे कि सिचुएशन और बुरी ना हो, बट दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। और अभी तक जो है हमारे हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर ही चल रहे हैं। जी, बैक टू फराज भाई। ओके अमार, जिस तरीके से आप मैक्रो के ऊपर बता रहे हैं कि आपका हमारा कैट जो है बेहतर हो गया, रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, सो अच्छे साइन है। इसी तरीके से टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। जो हमारा टाइम था एक कंसोलिडेशन का, एक्यूमुलेशन का, जिसमें एक दो दफ़ा हमने थोड़ा सा वो भी किया था, बताया भी था कि करेक्शंस आ सकती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम जुलाई एक अच्छी रैली की शक्ल बनती हुई नज़र आए, वो मैं बताता हूँ। पहले हम अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल हाई राइज एंड हाई लोज इंटैक्ट हैं, वाइक ऑफ रिक्यूमुलेशन इंटैक्ट है, टाइम साइकिल्स के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांसिंग फेज़ में है, बिल्कुल इंटैक्ट है। ये जो वीकली बेयरिश डाइवर्जेंस है ये काफ़ी हद तक डाइल्यूट होती हुई नज़र आ रही है। अगर एक नया हाई लग जाता है यहाँ पे तो ये काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो जाएगी। बेयरिश गैप्स बन रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं मार्केट की दुनिया भर की, सो गैप्स अप भी ओपन हो रही हैं, मार्केट्स गैप डाउन भी हो रही हैं। सो ये जो गैप्स हैं ये मोस्ट लाइकली फिल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हों। बहरहाल हमने इसको बेयरिश इंडिकेशन में डाल दिया है कि अगर हो सकता है नीचे कभी आके गैप फिल करे तो मेरे ख़्याल में वो तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन होगा कमिंग रैली के लिए। सो ओवरऑल ये है। इसके अलावा जो हमारा अब जुलाई का मंथ देखें, पिछले 10 सालों में जुलाई जो है वो 6 मंथ्स बुलिश रहा है, और जो 4 मंथ्स थे नेगेटिव के उसमें कोई बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल्स नहीं थी। वो यूजुअली आपकी साइडवेज कैंडल्स में कंसीडर की जाती हैं या हैमर्स बने हुए थे। तो जुलाई इज़ अ गुड मंथ फॉर स्टॉक मार्केट। सो मोस्ट लाइकली अगर बहुत बड़ी रैली नहीं बनती तो साइडवेज हो जाएगा। अगर साइडवेज भी आपका इंडेक्स रहता है तो आपके पास बहुत से स्क्रिप्ट्स में, बहुत से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, क्योंकि पूरी मार्केट साइडवेज नहीं होती। और जैसे आजकल साइड बोर्ड स्क्रिप्ट चल रही हैं तो वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सो जैसे मैंने अभी कहा कि लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से आपकी अब एक नई रैली शुरू हो सकती है। सो उसके प्रोजेक्शंस हम देख लेते हैं कि क्या आए कर सकते हैं। ये जो अपर साइड की दो रेजिस्टेंस हैं, ट्रेंड लाइंस, अगर इस जोन को जाके टेस्ट करती है मार्केट तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1,28,600 से लेके 1,29,800, डिपेंड करता है कि कब तक जाके इस जोन को टेस्ट करती है। सो ये इनिशियल टारगेट्स हमारे होने चाहिए, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने में हम 141,000 के बेंचमार्क को भी जाके टेस्ट कर सकते हैं। सो ये प्रोजेक्शंस हैं 100 इंडेक्स की। ओवरऑल चीज़ें जो हैं चार्ट्स के ऊपर वो बेहतर और इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। जितनी बड़ी ये एक्यूमुलेशन हो चुकी है, अब गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है अगले 2-3 महीने रैली की शक्ल आपकी मार्केट परफॉर्म करेगी। जी अमार। परफेक्ट हो गया। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द टॉप पिक्स, मैं थोड़ा सा अपनी भी स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ। मैंने रिसेंटली जो सरमाया कम्युनिटी है फेसबुक के ऊपर, उधर वहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे की थी, एंड आई एम श्योर कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरऑल मैंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और नैस्डैक के ऊपर एक एनालिसिस किया था, और एनालिसिस क्या किया था कि 28 ऑफ जून से लेके 15 ऑफ जुलाई तक ओवरऑल पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी हद तक परफॉर्म करती हैं, और ये पीरियड ही है 28 जून से 15 जुलाई। ये यहाँ पे अगर आप देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ओवरऑल इस पीरियड के अंदर रफली 2.6% ऑन एवरेज परफॉर्म किया है। अगर मैं पिछले 25 साल का 15 साल का डाटा देखता हूँ, और उसके अंदर 80% विन रेट है, यानी कि 15 में से 12 साल जो थे उसमें 80% विन रेट नजर आई है। और नैस्डैक जो है ये बड़ा एक मजेदार कॉन्सेप्ट मुझे नजर आया कि ओवरऑल जो इसका परफॉर्मेंस है 4%, जो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा है, शायद मेरे से कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, बट लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आप देखें 100% विन रेट है। 15 के 15 साल जो है 28 जून से लेके 15 जुलाई तक ये परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहती है। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके जो लास्ट टॉप पिक्स भी कुछ अगर मेरे ख्याल से ट्रेड कॉल्स चल रही हैं तो आप उसको भी थोड़ा सा शेयर करें। बिल्कुल सही अमार। जो हमने रीसेंट टाइम्स में कॉल्स दी थी, अब उन कॉल्स को ये नहीं था कि आज हमने कॉल दी है तो कल जाएं उसको ख़रीदें और कैप हो जाएगा। उन कॉल्स को ये कहा गया था कि जब नीचे आए करेक्शंस हों तो फिर बाई कीजिएगा। फॉर एग्जांपल PPL यहाँ कहीं चल रहा था, और ये डेट थी 16 मई वाला जो शो था, या 17 को अपलोड हुआ होगा, उसमें ये कहा था
कि ये नीचे आएगा, पहले जो ही नीचे आए आप इन लेवल्स के ऊपर बाय करें। उन्हीं लेवल्स को इसने टेस्ट किया, करंट मार्केट पे हमने कॉल नहीं दी थी, और फिर अब आप एक्सपेक्ट करें कि ये ऊपर जाए और 213 को जाके टेस्ट करे। ये उसी पैटर्न पे एग्जैक्टली परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली ये इस जगह पे था और नीचे आया, करेक्शंस हो गई और फिर अब वो, सो ये कॉल इंटैक्ट है। और अब जिसने यहाँ पे पीपीएल की बाइंग करनी है या जिसके पास ऑलरेडी होल्डिंग पोजीशंस हैं और जिन लोगों ने इधर वैल्यू बाइंग की है इस जगह पे, सो वो राइट नाउ प्रॉफिट में होंगे। जो हमारी रिकमेंडेशंस थी वो इन लेवल्स के ऊपर थी। सो ये ट्रेड इंटैक्ट है, ये चल रही है। इसी तरीके से लाइव एंड फार्मा जो था ये भी इसी तरह की कॉल थी कि इस जगह पे कॉल दी थी और एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे कि 85 और फिर 107 को जाके टेस्ट करे। करेक्शंस में बाय किया जिसने भी, और उसके बाद आज इसने तकरीबन 72 का हाई लगाया है। सो ये ट्रेड प्लान भी इंटैक्ट है और ये भी अपने टारगेट्स को जाके होपफुली हिट कर सकता है। पीएसओ सेम प्लान के ऊपर था, 16 मई को शेयर किया गया था। इस पर भी यही कहा था, उस टाइम ये प्राइस चल रही थी 382 और कहा था कि 340-45 के जोन में आए तो बाय करें, नीचे आए तो बाय करें। सो अगर जिसने वैल्यू बाइंग की है तो इस टाइम 380 के करीब चल रहा है। ये ट्रेड प्लान भी इंटैक्ट है। फिर मिलर ट्रैक्टर के ऊपर हमने एक कंडीशनल ट्रेड प्लान दिया था कि जब अपने ये लेवल्स को ब्रेक करेगा, बाय स्टॉप का ट्रेड प्लान था यहाँ पे, कि जब इन लेवल्स को 630 को ब्रेक करेगा फिर ये बढ़ना शुरू होगा। अब उस वक्त तो उसने ब्रेकआउट नहीं दिया और उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। इस टाइम ये बहुत बड़ी सपोर्ट को टेस्ट कर चुका है और उसके बाद ये यहाँ पे 3 to 4 टाइम्स इसने सपोर्ट को टेस्ट किया। सो यहाँ के दोबारा नीचे मिलता है 508, 510 पे, या इवन यहाँ पे भी मिलता है तो बाय कर सकते हैं। या एक और इसका ब्रेकआउट यूँ बन सकता है कि जब भी ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, आपके ये लेवल्स बनते हैं 555 के, जब इसको ब्रेक करे स्टॉप लॉस रखें 520 का और फिर राइट लेने की कोशिश करें, अगेन बाय स्टॉप लगा के इसको ट्रेड करें। ये भी इंटैक्ट है। सो ये फ़ायदा होता है कि आप अच्छे स्टॉक्स को टेक्निकल बेसिस के ऊपर अच्छे लेवल्स पे जब बाय करना चाह रहे हैं। इसी तरीके से बायफो, ये भी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है। फिर आगे चलते हैं, मरी ब्यूरी का हमने बाय स्टॉप ट्रेड प्लान कहा था, वो ट्रिगर हो गया होगा। ये अपने हाइस को लगा के आया है, बिल्कुल ट्रिगर हुआ है। सो 840s पे ये ट्रिगर हुआ है, इस टाइम 814 चल रहा है। ये ट्रेड प्लान भी इंटैक्ट है। फिर लॉट कैम, अब ये सारे वो ट्रेड प्लान्स हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया वॉर भी देख ली, ईरान इसराइल वॉर भी देख ली, इनके स्टॉप लॉस नहीं हिट हुए और जो हमारे एक्सपेक्टेड करेक्शंस थी इन स्टॉक्स के ऊपर वो आ गई, अच्छे लेवल्स को ट्रिगर किया। इसी तरीके से लॉट कैम 20 रुपीज़ पे एंट्री कराई थी, राइट नाउ उतना ही चल रहा है। इसको भी एक्सपेक्ट करें 22-24 के करीब चला जाएगा। क्लोवर, ये ट्रेड प्लान भी इंटैक्ट है। सो बिल्कुल जो हमारी एंट्री थी आज उसी पर ही इसकी प्राइस चल रही है, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। इसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 46-48 पर जाए। फिर एक और AGTL था, ये ट्रेड प्लान भी इंटैक्ट है। इसकी एंट्री भी जहां बोली थी तकरीबन वहीं पर ही है, 410, 415, इस टाइम 406 चल रहा है। फिर पायनियर सीमेंट, इसके तो हमारी एक TP हिट हो गई थी और ये भी इंटैक्ट है। अब ये देखिएगा, पायनियर सीमेंट बहुत अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। वैल्यू बाइंग क्या होती है, जिस टाइम ये यहाँ चल रहा था 223 पे, ये कहा था कि 206 पे ख़रीदें और 193 पे ख़रीदें। एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को टेस्ट किया 193 को, और फिर अब बाउंस करता हुआ 226 हो गया। अच्छे स्टॉक अगर आप हाई पे ख़रीद लेते हैं आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। सो टेक्निकल्स आपको ये फ़ायदा देती हैं कि आप मेजर करेक्शंस के ऊपर या वैल्यू बाइंग कैसे करते हैं वो इन लेवल्स को फाइंड आउट करके की जा सकती हैं। फिर BIPL की एक और कॉल थी जिसमें ये कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करके हमारे जो टारगेट्स थे वो पहले 33.74 के थे और ये मैं बार बार कह रहा था कि बहुत अच्छी बड़ी कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक किया तो ये रैली इस तरह से नहीं ख़त्म होगी। ये 33.74 जो फर्स्ट टारगेट था उसको हिट किया और आज कैप भी था। सो ओवरऑल ये परफॉर्मेंस है। बाकी फंडामेंटल्स हमारी इतनी बेहतरीन सारी कंपनीज़ हैं, तो आपको लगता है कि फ़ंडामेंटल कोई चेंज आया इन पर? नहीं, सारों की जो हमने फंडामेंटल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे सारे इंटैक्ट हैं। जो अच्छी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी जैसे BIPL हमने डिस्कस किया था कि इसको वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने बुक किए थे उसकी बेस के ऊपर इसकी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, तो सारी इंटैक्ट है। चलें, ज़बरदस्त। सो वो लोग जो पैनिक करते हैं ना, वो ये समझते हैं कि हमने जो कॉल दी है, जैसे PPL PSO की कॉल थी, वो करंट मार्केट प्राइस पे नहीं थी, वो डिप बाइंग के ऊपर थी।
सो जो डिप बाइंग थी या बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी थी वो बाद में जाके ट्रिगर हुई है। अगर आपने उन लेवल्स के ऊपर ख़रीदा है, जैसे पाइनियर सीमेंट 193 195 पे ख़रीदा है, तो आज 220 पे चल रहे हैं। सो अच्छे स्टॉक्स को भी अच्छे लेवल्स पे बाय करना आना चाहिए। अच्छा, खैर टॉपिक्स पर जाते हैं इस दफ़ा। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की मगर आपको लॉसेज हो रहे हैं, या फिर आप अभी भी सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बट यू डोंट हैव डायरेक्शन, आई हैव गॉट ए गुड न्यूज फॉर यू। सरमाया इज ऑफरिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग जो कि आपको हेल्प करेगी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में एंड ऑल्सो टू बिकम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर। सो डू चेक आउट सरमाया ट्रेनिंग्स एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। हमारे जो टॉपिक्स हैं इस वीक की, एक तो पाक ऑक्सी है, ये कल रात को हमने हाईलाइट किया था, मैंने और अमान ने फाइंड आउट किया, और आज सुबह ये कैप हो गया था। बहरहाल जो सैयद फराज इक्विटीज़ के क्लाइंट्स हैं उनको सुबह सवेरे ही कॉल मिल गई थी और ये उसके बाद कैप हो गया। स्टिल सेम पैटर्न जैसे अभी हमने BIPL का देखा, ये बॉक्स की ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट ऐसे नहीं ख़त्म हो जाता कि ब्रेक हुआ और 10-15 रुपये बढ़ा और उसके बाद फिर वहाँ से ही आपकी सेलिंग आ जाएगी। इसमें अभी भी काफ़ी जूस है, काफ़ी पोटेंशियल है। मुझे लगता है 210 220 को इजीली जाके टेस्ट कर सकता है। वंस अगेन अगर ये करेक्शंस में मिलता है तो बाय करना चाहिए इसके ऊपर। हमारे पाक ऑक्सी के फंडामेंटल्स क्या हैं? ऐसा क्या हुआ इसमें जो इसने इतनी बड़ी अपनी कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करके ट्रेंड को कंटिन्यू किया है? अच्छा, ये इसको मैं डिस्कस भी करता हूँ फंडामेंटली, बल्कि फराज मैं थोड़ा सा ना आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मुझे सरमाया की वेबसाइट को भी इसके लिए यूज़ करना है। अच्छा, ये क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मैं वहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सरमाया की वेबसाइट को मैं यूज़ करके अपने एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, पहले तो थोड़ा हम थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पाकिस्तान जो ऑक्सीजन लिमिटेड कंपनी जो है ये लीडर है इन सप्लाई एंड इंडस्ट्रियल आपके इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है और मेडिकल गैसेस जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वेल्डिंग सोल्यूशन भी इनका काम है, एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं। सेल्स जो है लास्ट ईयर इनका देखा जाए बहुत ही जबरदस्त इसकी ग्रो हुई है, तकरीबन 27% इसकी ग्रोथ है। ग्रोस मार्जिन अगर देखा जाए 17% से बढ़ के 28% हो गया। सो ओवरऑल रॉ मटेरियल को भी बड़ा अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। ओवरऑल जो है ये काफी हद तक एक्सपेंशंस वगैरह भी कर रहे हैं, नई प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आ रहे हैं। नेट इनकम में देखा जाए तो तकरीबन 1.6% से 8% पे आ गया, तो तकरीबन EPS इनकी 3 गुना बढ़ी है। इन्होंने एक ASU प्लांट भी लगाया विद कैपेसिटी ऑफ 270 टन पर डे। इन्होंने नए प्रोडक्ट्स अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स में डाले हैं। वेल्डिंग बिजनेस के अंदर भी टायर 1 इलेक्ट्रोड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और वो भी ये कहते हैं कि हमारा ये हायर मार्जिन प्रोडक्ट है, तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि काफी हद तक बेहतर रह सकता है। इसके अलावा इन्होंने अपना लार्जेस्ट प्रोजेक्ट एक कंडक्ट किया जिसके अंदर मेडिकल गैस पाइपलाइन इन्होंने डाली है। 600 बेड का एक इंडस्ट्रियल इंडस हॉस्पिटल है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा जो है ये 1.3 बिलियन रुपीस की हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी पोर्ट कासिम के अंदर लगाने जा रहे हैं और इनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अपने कस्टमर के साथ किया हुआ है जिनको इन्होंने हाइड्रोजन प्रोवाइड करनी है फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपके बहुत अच्छे काउंट होते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको जेन में रख के चलना चाहिए कि अच्छी कंपनीज को पिक करें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पाकिस्तान ऑक्सीजन जो है ये तकरीबन ये मेरे पास टॉप में आ रहा है, टॉप इन्वेस्टोजीनी के अंदर आ रहा है और ये काफी अरसे से आ रहा है, यानी कि 6-8 महीने से आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़े से वॉल्यूम्स कम लगते थे जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करता था या नहीं बताता था। बट खैर जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो दैट इज अप टू देम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं और ये मैं पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप नंबर्स वाइज देखेंगे बहुत ही जबरदस्त है। ये देखें ग्रॉस मार्जिन, मैंने अभी आपको बताया कि 28% जबरदस्त ग्रॉस मार्जिन चल रहा है। फिर इसके अलावा जो आप नेट इनकम देखें जो कि लास्ट ईयर मैंने आपको बताई एक साल पहले 1.6% थी, इस टाइम पे ये नेट इनकम मार्जिन बहुत जबरदस्त आ रहा है। ठीक है, अब आपने सिंपल अगर जल्दी में कोई भी चीज देखनी है, सिंपल आप यहाँ पे आओ, नीचे आओ और यहाँ पे आके ये आप देख सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट कितनी जबरदस्त आपको यहाँ पे शो हो रही है। ये लेटेस्ट आपके जो 12 मंथ्स है उसमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि रेवेन्यू तकरीबन 11 बिलियन के पास जा चुका है। 924 मिलियन की आपकी तकरीबन जो है अब आपकी प्रॉफिट है। अच्छा, 2024 का जो है ये तकरीबन दिसंबर में आई थिंक क्लोजिंग करते हैं, तो हमें दिसंबर 2023 का देखना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे भी देखें 8,589 रेवेन्यू था, तो कितना ज्यादा 40% के करीब इनका रेवेन्यू तकरीबन बढ़ा है। नेट इनकम अगर आप यहाँ पे देखें ये 144 मिलियन थी, कहां से उठ के तकरीबन 924, यानी कि कितना गुना जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। फिर अगेन जो मुझे बहुत अच्छी चीजें लगती हैं यहाँ पे आप देखो EPS के आपको ट्रेंड प्योर नजर आ रहा है, डेब्ट टू इक्विटी नीचे बढ़ रही है, आपका रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टेड कैपिटल
बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आपको ट्रेंड बताता है, ठीक है। अब ईपीएस में आप यहाँ पे देखें, बहुत ज़बरदस्त आपको बता रहा है कि 2023 में 1.66 था, अब तकरीबन ये 10.62 पे चला गया, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्म कर रहा है। फिर कैश कन्वर्जन साइकिल भी इसका काफ़ी हद तक चलें, ये तो मेंटेन है, बस थोड़ा सा बेहतर हुआ है। लेकिन अगर आप इसके साथ नीचे आ जाएं और चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, करंट रेशियो देखें 1.04 आउटस्टैंडिंग है, थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए वैसे, लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप देखो, ग्रॉस मार्जिन देखें, मुझे बहुत ज़बरदस्त बता रहा है कि आज से एक साल पहले तकरीबन 17 था, 16-17 था, अब तकरीबन 28 आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके जो चाहे आप, जो आपको समझ आती हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन आप देख लें, बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव कर रहा है, 9% टू 20% हो गया है। प्राइस टू अर्निंग्स अभी भी बेहतरीन है, 12.6% पे आ गई है, 12.6 पर चल रही है। तो ओवरऑल दीज आर द टेक्निक्स जो कि आप सरमाया की वेबसाइट को भी इस्तेमाल करके यू कैन कम अप विद योर ओन स्टडीज एज वेल। जी, बैक टू फराज भाई। बाकी कंपनीज का मैं चले नहीं दिखाता, ये वाला मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम किस तरीके से एनालिसिस खुद भी करते हैं। ये जो सरमाया की वेबसाइट है, इसने बहुत आपका काम आसान कर दिया है। सब कुछ ग्राफिकली आपके सामने आ रहा है और बहुत इजीली आपको समराइज तरीके से नज़र आ रहा है सब कुछ। अच्छा, हमारा नेक्स्ट पिक है सितारा केमिकल्स। ये बहुत अच्छे ट्रेंड में है, अपने हाईज को ब्रेक किया इस टाइम इसने आज 478 जो था रीसेंट हाई, उसको ब्रेक करके इस टाइम 488 के करीब जाके क्लोज हुआ है फ्राइडे को। सो ये बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में है, इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली 546 550 के करीब जाए। दूसरा फिर इसका टारगेट 600 का बनता है। एक बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। स्टॉप लॉस इसका डिफाइन हो गया 418 420 हायर लो के करीब। सो ये मेरी सेकंड पिक है और कहीं पे अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि इसके ऊपर कोई साइंस नज़र आए टॉप डिफाइन होने के फ़िलहाल। अमार सितारा केमिकल्स नए हाइज पे हाइज लगा रहा है। क्या इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि फर्दर 600 को जा सकता है? अच्छा, ओवरऑल सितारा केमिकल्स की हम बात कर लेते हैं। कॉस्टिक सोडा ये बनाते हैं, ठीक है, और ये मार्केट लीडर हैं इन दिस डोमेन, ठीक है। तकरीबन ये 48% 49% का इनका मार्केट शेयर है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी कभी मार्केट लीडर्स की बात होती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि ओवरऑल जो भी लीडर्स होते हैं उनको बहुत बड़ा एक इंसेंटिव होता है, प्राइस वाइज भी होता है, कस्टमर्स वाइज भी होता है। तो अगर यहाँ पे देखें तो उनके पास 48% मार्केट शेयर है। अच्छा, जो दूसरी चीज बहुत बड़ी मेजर है वो ये है कि ये 50 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन इस महीने जून 2025 के अंदर ये खत्म होना था। अभी भी वैसे जो मेंशन कर रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है। जब ये कर लेंगे तो इनकी जो एक्सपेक्टेड पर यूनिट कॉस्ट है वो तकरीबन 25-26 रुपीज पे ये आ जाएगी, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी ज्यादा इनका पैसा भी लगा है, 10.5 बिलियन रुपीज इन्होंने इसके ऊपर लगाए हैं, जिसके तकरीबन 75% इन्होंने फाइनेंसिंग की है, 25% इन्होंने अपनी इक्विटी लगाई है, ठीक है। अच्छा, अब ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें तो टोटल एनर्जी जो कंपनी को रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 55 मेगावाट है, और अगर ये अपना ही सारा रीन्यूएबल एनर्जी पे चले जाते हैं, जो कोल फायर्ड प्लांट पे चले जाते हैं, तो ये 50 मेगावाट है। तो तकरीबन ये सारी कॉस्ट ही तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से कवर कर पाएंगे, ठीक है। रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो 4.4% इनका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी ये मेंटेन करके चल रहे हैं, 16% है, लेकिन आगे आने वाले टाइम के अंदर जब कॉस्ट कम हो जाएगी बिजली की तो ये और ज्यादा इनका ग्रो करेगा। अर्निंग्स पर शेयर अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए तो डिक्लाइन हुई है 25%, बट अब ये पिछले 6 महीने से थोड़ी सी ऊपर जाना शुरू हो गई है, और 60% जो है पिछले क्वार्टर से ज्यादा इसकी अर्निंग्स आई हैं। और अगर पिछले साल की ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखा जाए क्वार्टरली, तो ये तकरीबन 15% का उसमें इजाफा है। एंड लास्ट थिंग कि इनसाइडर बाइंग भी हो रही है। सो सितारा डेवलपर्स जो है वो इसको मजीद खरीद रहा है, तो अगेन इनसाइडर बाइंग होती है। तो क्यों होती है? ये उनको लग रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बेहतरीन अमार। इसके बाद जो थर्ड पिक है वो फूड कंपनी यूनिटी फूड्स है, और इसने एक तरीके का डबल बॉटम डाइवर्जेंस, फ्लैट बॉटम डाइवर्जेंस है इसके ऊपर, और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी ये नीचे आए करेक्ट हो लाइक 23.60 से लेके 80, ये एक अच्छा रीजन बनता है बाइंग का, वहाँ बाय करें 22 के एसएल से। इसका फर्स्ट टारगेट 25.75 रखें, सेकंड टारगेट 27.50 रखें। तो ये बहुत बड़े बेयरिश ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, अब जाके कहीं पे रुका है और हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट हो, एक्यूमुलेट हो, एंड देन फिर दोबारा से जाए अपने हाइस को टेस्ट करे। सो फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग बुलिश डाइवर्जेंस के बाद थोड़ा सा साइडवेज है, सो करेक्शंस पे बाय करके अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस इसका डिफाइन हो चुका है 22 का,
और एक्सपेक्ट करें कि ये 25.75 और 27.50 को जाके टेस्ट करें। हमारे यूनिटी फूड्स में कुछ ऐसे ट्रिगर हैं कि ये अब अपना बेयरिश ट्रेंड ख़त्म करके साइडवेज होकर एक्यूमुलेट हो और फिर एक अगेन बुलिश ट्रेंड नज़र आए, ऐसा पोटेंशियल है अच्छा इस कंपनी में? अच्छा, यूनिटी फूड्स मुझे वैसे पर्सनली कभी भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ओवरऑल ये काफी ज्यादा लॉसेस करके चल रहे होते हैं, लेकिन आटा नहीं इसमें अच्छा ना इनका? अक्सर, सॉरी क्या आटा कह रहे नहीं, हैं? मैं कह रहा हूँ आटा नहीं अच्छा इनका। बस ये समझे कि मुझे वैसे फाइनेंशियली पसंद नहीं है, बट चले आप ऐसे ही समझ लें। बट अच्छा, ओवरऑल ये से बहुत ज्यादा लॉसेस ऑलरेडी दिखाते आ रहे हैं, डेप्ट भी इनका बहुत ज्यादा है। कभी कभार जब भी मैं देखता हूँ इसमें अक्सर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा इसलिए लगते हैं क्योंकि इनके फ्री फ्लोट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कुछ अर्सा पहले जब ये कोई और नाम की कंपनी हुआ करती थी, जैसे यूनिटी में कन्वर्ट हुई, तो इनके फ्री फ्लोट ज्यादा बढ़ गए थे। अच्छा, सेल्स वाइज जो है अगर आप देखें तो 17.3% सेल्स डाउन है, ठीक है। अब ये फूड सेक्टर है, फूड सेक्टर के अंदर आपकी सेलें बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्री है, तो आपकी सेल अभी नीचे जा रही है, ठीक है। इस क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव आई है। पिछले साल जो है ये तकरीबन लॉस में चल रही थी। अगर पिछले साल की निस्बत इनकी अर्निंग्स को देखा जाए तो तकरीबन 135% इजाफा है, ठीक है। खैर, लॉसेस से अब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है, तो थोड़ा सा ट्रिगर समझ सकते हैं, बट अगर मैं पर्सनली फंडामेंटली कहूँ कि यार बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो नहीं है ये कंपनी। तो बाकी इट्स डिपेंडेंट ऑन के आप लोग क्या इसको देखते हैं। सही है। इसका ये मतलब हुआ कि फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, तो मेरे ख्याल में अवॉइड किया जा सकता है। अगर बहुत कोई किसी को ट्रेडिंग करने का शौक है तो स्टॉप लॉस रख के अटेम्प्ट कर लें। अच्छा, फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट पिक है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, प्रीमियम इंश्योरेंस। ये बहुत बड़े कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करके अब थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुई है विद वॉल्यूम्स। कल और आज बहुत बड़े इसके ऊपर वॉल्यूम्स लगे हैं। ये बॉक्स की ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें बिल्कुल लो वॉल्यूम है, इस तरह की कैंडल्स बनी हुई हैं इसी वजह से। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो बॉक्स ब्रेक हुआ है ये अपने रीसेंट या प्रीवियस 2022 के हाईज जो थे 10 रुपये के, उसको जाके टेस्ट कर सकता है। पोटेंशियल इसमें नज़र आ रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर्स में अभी वो हमार ज़्यादा बेहतर बताएंगे। ये बहुत बड़े लॉस में थी कंपनी और ये कहाँ से ड्रॉप हुई हुई है। मेरे ख़्याल में ये किसी टाइम पे 40 रुपये भी ट्रेड होती थी, 25-26 रुपये पे ट्रेड होती थी और लॉसेस में चली गई ये कंपनी, और अब लास्ट 3 क्वार्टर से प्रॉफिट्स दिखा रही है। और जो इसके इंश्योरेंस कंपनी के बाकी से कंपनीज़ हैं इस सेक्टर की, वो सब परफॉर्म करना शुरू हो गई। तो ये 2022 पे इंडेक्स जहाँ था 38-40,000 पे, उस टाइम भी 5.5-6 रुपये चल रहा था। आज जब इंडेक्स 1,21,000 से ऊपर चल रहा है तो आज भी ये 7 रुपये चल रहा है, हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। हमारी ये जो प्रॉफिट्स इसने दिखाए हैं, क्या इसमें पोटेंशियल है कि अब ये यहाँ से दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए? बाकी इंश्योरेंस अच्छा, मैं कंपनीज यहाँ तो पे बता दूं, परफॉर्म करना शुरू हो गई हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपके जो हैं वो परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं, ये मेरे ख्याल में लैग कर रहा है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अच्छा, मैं ऑलरेडी हमने बुल्स एंड बीएस में भी 2-3 दफ़ा डिस्कस किया हुआ कि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह हो गए, ये अब परफॉर्म करेंगे। इवन होल्डिंग कंपनीज जो हैं, जैसे आपने भी जेएससीएल का, मैंने आरिफ हबीब का बताया, एमसीबीआईएम मेरे जो टॉप फिक्स थी, उन्होंने तकरीबन 100% परफॉर्म कर चुके हैं ऑलरेडी विद इन 3 to 6 months। तो ये क्यों कर रही थी? क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल जो है वो सारा ही इस चीज़ पे ऊपर है कि ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इन अदर कंपनीज, और उसकी बेस के ऊपर भी इनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही होती, ठीक है। तो एआईसीएल भी मेरी एक टॉपिक थी ऑलरेडी, उसमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस पहले जब मैंने कॉल दे दी थी उससे पहले थोड़ी सी कर गई थी, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल नहीं की, वो भी थोड़ा सा लैग करा, लेकिन आई थिंक वो भी परफॉर्म करेगा। अच्छा, पीआईएनएल के अंदर भी यही सिनेरियो हुआ, यही स्टोरी है। 38% इसका रेवेन्यू इंक्रीज किया है, नेट प्रॉफिट 5% से बढ़ के 18.8% आया, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर जो अगर इनका देखा जाए तो वो 5x तकरीबन इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये जिसना आप बता रहे हैं कि लॉसेस में थी, लेकिन इसका अब थोड़ा सा बेहतर आ गया। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम इनका अगेन क्या करती है इंश्योरेंस कंपनीज, आपसे पैसा लेती है और इन्वेस्टमेंट करती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर या सिक्योरिटीज के अंदर। तो 4 टाइम्स जो है इनका इन्वेस्टमेंट इनकम इन्होंने लास्ट क्वार्टर के अंदर बुक किया, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स शूट की है, ठीक है। और वही चीज हमें यहां पे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस आपको ऊपर जाते हुए नजर आ रही है। सही है, ज़बरदस्त। हमार इसके बाद है लास्ट पिक। इस दफ़ा जो हमारे टॉप पिक्स हैं वो तकरीबन साइड बोर्ड हैं। साइड बोर्ड वो होते हैं जो
वॉल्यूम्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा टॉप 30s 40s में नहीं आते। सो एक और पिक है पाकिस्तान एल्युमिनियम, PABC। ये बहुत अच्छे बुल ट्रेंड में चल रहा है और इसने जो अपना ये प्रीवियस हाई था 135 का, उसको जाके आज टेस्ट किया, थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है। मुझे ये लगता है कि बहुत इजीली जाके इसको ब्रेक कर देगा और हम जो इसके रीसेंट हाइस थे 2024 के, वो 143 उसको भी जाके टेस्ट कर सकता है। सो इसको बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर अटेम्प्ट करें, जब भी नीचे मिलता है इसको बाय करें। स्टॉप लॉस इसका टाइट रखें 116 का और टारगेट 143 का रखें और मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म कर जाएगा और आने वाले टाइम पे इजीली ये 143 को भी ब्रेक कर सकता है और फिर ये नए हाइस की तरफ जा सकता है। ये जो कंसोलिडेशन थी इसकी, ये पूरी इसने तैयारी की भी है कि अपने नए हाइस जाके प्रिंट करे। सो अमार फंडामेंटल्स इसके इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये नए हाइस प्रिंट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे मैं पहले मेंशन करता चलूँ कि मेरे इन्वेस्टो जीनी के अंदर भी ये PABC आया हुआ है और वो सितंबर के अंदर जो आपकी रैली नज़र आ रही है ना पहले, ये उस टाइम पे मेरे मॉडल के अंदर शो हुआ था कि ये अब कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं फर्दर स्टडी करूं और उसमें देख सकते हैं इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ने मेरी की भी थी, मैंने बताया भी था कि आप लोग कर सकते हो और मेरी टॉप 25 पिक्स में नहीं थी। उसकी वजह ये थी, मैं रीजन भी बता देता हूँ। पहले नंबर्स देख लेते हैं। 21% जो है इंक्रीज इन्होंने सेल्स में किया है, 36% पे ये ग्रॉस मार्जिन को मेंटेन करके चल रहे हैं विच इज वेरी गुड। 43% इंक्रीज इन अर्निंग्स आया इनका ओवरऑल पिछले साल की निस्बत। EPS जो है इनकी पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर डिक्लाइन हुई है, ठीक है। उसकी भी रीजन है, EPS अगर पिछले साल का जो क्वार्टर है यानी कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर अगर देखा जाए तो उसमें 40% का इजाफा नजर आ रहा है। अच्छा, ये ओनली मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस इन पाकिस्तान है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक अच्छी कंपनी है। 700 मिलियन कैंस पर ईयर जो है ये तकरीबन सेल करते थे, कैपेसिटी इनकी थी। अब इन्होंने बढ़ा के वो तकरीबन 1200 मिलियन कैंस पर ईयर ये तकरीबन कर दिया। एक प्रोजेक्ट इनका डी बॉटलनेकिंग का भी चल रहा है जिसकी वजह से इनकी जो है कैपेसिटी के अंदर भी थोड़ी सी बेहतरी आएगी, एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी, उसकी वजह से भी इनकी थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, अब ये स्टॉक क्यों नहीं परफॉर्म किया था, वो रीजन आप समझें कि जो अफगान बॉर्डर है, ये अफगान बॉर्डर के थ्रू जो है सेंट्रल एशिया ये अपनी जो एक्सपोर्ट है वहां करते हैं। वो अफगान बॉर्डर आपका 1-1.5 महीने बंद था, ठीक है। अब जब वहां पे बंद था तो इनकी सेल्स जो थी वो जाहिर सी बात है वहां पे डिक्लाइन हुई, उसकी प्रॉफिट वगैरह भी डिक्लाइन हुई, ठीक है। दूसरा एक इनको बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि ये उज्बेकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया के अंदर वहां पे कुछ प्लांट्स बनना शुरू हो गए हैं जो कि एल्यूमिनियम बेवरेजेस वगैरह ये जो आपकी कैंस है वो बनाना शुरू कर रहे हैं। तो वो जो है इनके लिए थोड़ा सा एक कंपटीशन स्टार्ट हो सकता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हिट इनके अंदर आ सकते हैं इन लॉन्गर टर्म, ठीक है। अभी के लिए क्या है कि अफगान बॉर्डर वगैरह जो खुल गया है, अभी कंफर्मेशन मुझे वैसे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगेन अगर वो खुल गया तो इनके लिए थोड़ी सी वहां पे बेहतरी आ सकती है, ठीक है। एंड लास्ट जो है जो रेगुलेटरी ड्यूटी यहाँ पे जो आपकी बात हो रही है बजट के अंदर, वो थोड़ा सा इनको हिट कर सकती है कि अगर जो चीजें एल्यूमिनियम के अंदर आपकी रेगुलेटरी जो बाहर से इंपोर्ट आ रही है, ये डंपिंग होती है, एंटी डंपिंग जिसको कहते हैं, अगर वो चीज हो जाए तो यहाँ पे लोग जो हैं वो अगेन इंपोर्टेड जो मटेरियल होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली कंपनी को वहां से भी हिट आ सकता है। तो थोड़ी सी नेगेटिव चीजें भी हैं, बट अगेन ये बहुत जबरदस्त कंपनी ग्रो करती आ रही है। आगे जो है सिनेरियो ये रिजल्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, रिजल्ट बेहतर रहेगा तो ये परफॉर्मेंस बेहतर भी रह सकती है, जो ऑलरेडी हमें वैसे प्राइस सेक्शन में थोड़ा बहुत नजर भी आ रहा है। सही है, ज़बरदस्त। हमारा अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। और लास्ट टाइम जो डॉलर इंडेक्स के ऊपर हमने बात की थी कि मुझे लग रहा था कि डॉलर इंडेक्स बाउंस कर जाएगा, उस टाइम वाकई में बाउंस हुआ और बाउंस अच्छा खासा हुआ था। और बाउंस होने के बाद दोबारा आज उसी जगह पर है जहां 2 हफ्ते पहले था। इस टाइम ये बहुत अच्छी अगेन बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। मेरा स्टांस सिंपल ही रहना है कि एक और बाउंस है यहाँ पे जो लोअर हाई प्रिंट करे डॉलर इंडेक्स पे। सो मैं टेक्निकली डॉलर को बाय करूँगा और उसके अगेंस्ट कोई ऐसी करेंसी देखूँगा जो वीक हो, उसको हम सेल करें। हमारे फंडामेंटल्स कोई चेंजेस आई हैं डॉलर के ऊपर अभी तक, US डॉलर पे? नहीं, फंडामेंटली तो डॉलर बहुत फारिग हुआ हुआ है इस टाइम पे और नंबर्स जो आ भी रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा वीक आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर भी आई एक्सपेक्ट, तो मैं यही कह रहा हूँ कि डॉलर की वीकनेस रहेगी। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके जो नेक्स्ट वीक के अंदर जितने भी फंडामेंटल की न्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी न्यूज़ हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो सीजनलिटी होती है वो चलती है या आपके टेक्निकल्स चलते हैं, ठीक है। अगर आपको टेक्निकली यहाँ पे बुलिश
डाइवर्जन नज़र आ रही है, तो हो सकता है कि ये बुलिश हो जाए डॉलर। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे सीजनल्स हैं उसके अंदर भी जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई होता है उसके अंदर भी डॉलर बुलिश होता है, गोल्ड थोड़ा सा नीचे आता है, फिर जो सेकंड वीक होता है उसके अंदर गोल्ड के अंदर एक बहुत तेजी से रैली आती है। तो ये मेरे भी अभी सही है, चलें अब वापस चलते हैं उस पे। मैं पाउंड यूएसडी को देखूंगा और इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। ये रैली बहुत मैच्योर हो चुकी है। लास्ट टाइम भी हमने इसकी शॉर्ट की कॉल दी थी 1.36300, ऑलमोस्ट उस लेवल को हिट किया और बड़ा ज़बरदस्त ड्रास्टिकली ड्रॉप आया था और तकरीबन वहाँ से 250 पिप्स निकल गए थे। उसके बाद से अब ये बहुत एक एक्सटेंडेड रैली हो चुकी है और मुझे लग रहा है कि अगर हम को शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कोई एक ऐसे लेवल्स डिफ़ाइन कर दें जहाँ से हम शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकें, तो ये लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए मैं पहले से 1.38 के करीब, 1.38 से लेके 1.38400, तो यहाँ बाउंस आता है, उस पे जाके हम शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं इस जगह पे, और फिर हम एक्सपेक्ट करें कि ये थोड़ा सा ड्रॉप होके दोबारा 1.36 के रीजन को आके टेस्ट करें। ये जो रीजन्स हैं, ये 1.36 वाला, इधर इसने काफ़ी टाइम गुजारा था एज अ रेजिस्टेंस, बहुत अरसे तक ये रेजिस्टेंस इससे ब्रेक नहीं हुई थी, तो अब हो सकता है कि ये एज अ सपोर्ट एक्ट करे। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि इस रीजन को टेस्ट करे और फिर उसके बाद देखेंगे वहाँ पे कोई सेल सिग्नल मिल रहा हो तो शॉर्ट अटेम्प्ट की तरफ जाएंगे। सो पाउंड अमार फंडामेंटली अभी तक तो पाउंड स्ट्रांग होगा, ऐसा ही है। बिल्कुल, पाउंड अभी भी स्ट्रांग है एज कम्पेयर, लेकिन अगर आप मैं यूरो के साथ कंपैरिजन करूंगा तो यूरो मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लगता है एज कम्पेयर टू पाउंड। सही है, सही है। सो ये मुझे ना ये जो पाउंड की रैली है ना, ये बहुत बड़ी हो गई है, मतलब बहुत मेच्योर हो गई है। 1.20 से चलता हुआ आ रहा है, 1.38 को टेस्ट करने लगा है और ये तकरीबन नॉन स्टॉप जो पहले 6 महीने इस साल के वो बुलिश ही रहे हैं, तो पूरा साल ये बुलिश रहा है। सो कहीं ना कहीं इसकी एक मेजर करेक्शन आनी है। वो ऐसी करेक्शन इतनी हो सकती है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको आके एटलीस्ट ज़रूर टेस्ट करे अगर ये इंटरमीडिएट साइकिल लो यहाँ पे डिफाइन करता है। तो एक बाउंस के ऊपर शॉर्ट अटेम्प्ट एंड देन एक्सपेक्ट करें कि इस ट्रेंड लाइन को आए। तो मैं इस तरीके से अगेंस्ट द ट्रेंड जाके प्ले करना चाह रहा हूँ, देखें अब कामयाब होता हूँ या नहीं। अच्छा, इसके बाद हम गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड के ऊपर भी यही ट्रेंड लाइन डेली टाइम फ्रेम की बनी हुई है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कॉल दी थी 3130 से, और फिर 4 कॉल्स दी थी जिसमें से आखिरी वाले के ऊपर एक एसएल आया, लेकिन ओवरऑल 130 से लेके 3400 तक हम तकरीबन $200-300 की राइड ले गए थे इसके ऊपर। अगर उसमें से $40-50 निकलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट नाउ अब ये ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है और ये जो जोन है, ये तकरीबन आ रहा है 3240 से लेके 3260 के दरमियान, और आज लग रहा है कि ये उसको टेस्ट कर जाएगा जिस टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक चीज़ अच्छी इसमें है कि ये बड़ी सॉलिड बुलिश हिडन डाइवर्जेंस बनाता हुआ आ रहा है। लास्ट टाइम भी इसने यहाँ पे बनाई, फिर बाउंस कर गया। इस टाइम भी इन्हीं साइकिल्स के ऊपर ये हिडन डाइवर्जेंस बनी हुई अगेन, और ये डिफ़ाइन कर रहा है यहाँ पे। इससे पहले भी इसने यही हिडन डाइवर्जेंस यहाँ पे बनाई थी और इस जगह पे बनाई थी। तो ये जितनी भी आपकी इस साइकिल पे इस ICL के ऊपर 2955 पे हिडन डाइवर्जेंस थी, बाउंस कर गया। 3130 पे हिडन डाइवर्जेंस थी, बाउंस कर गया। राइट नाउ अभी जो हायर लो डिफ़ाइन करने आ रहा है, इसके ऊपर भी हिडन डाइवर्जेंस बन रही है। सो उम्मीद है कि एक ग्रीन कैंडल कोई एक दिन भी क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद ये बाउंस कर जाए। मुझे लगता है कि मंडे को शायद स्ट्रगल करे, उसके बाद बाय ट्यूसडे या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये कहीं ना कहीं अपना बॉटम डिफाइन करके एक दफ़ा फिर ऊपर जाके इन हाइस को टेस्ट करे और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारे। सो गोल्ड को बाय ऑन डिप अच्छे लेवल्स के ऊपर अटेम्प्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये इधर बुलिश हिडन डाइवर्जेंस है। इसके अलावा एक और चीज़ देखें, सीजनल्स के ऊपर अगर मैं मंथली चार्ट पे जाऊँ तो मेरे पास कुछ डेटा ऐसा है कि लास्ट कितने हैं, ये पिछले 8 साल के अंदर सिर्फ 2 दफ़ा जुलाई जो है उसमें गोल्ड स्ट्रगल करता रहा है। अदरवाइज़ जितनी भी जुलाई के सीजनल्स के ऊपर ये गोल्ड बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता रहा है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं। सो इस टाइम देखें इस जुलाई पे क्या करता है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहें और एक्सपेक्ट करें कि गोल्ड शायद
सेकंड हाफ से सेकंड वीक ऑफ जुलाई से बहुत बेहतरीन परफॉर्म करना दोबारा शुरू कर दें। अमार, कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि गोल्ड जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वैसे नीचे आता है, लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई नहीं आया, ठीक है ना। अभी आपका लास्ट 2-3 दिन चलेंगे जून के अंदर। लास्ट 2-3 दिन के अंदर एग्जैक्टली जो मेरे सीजनल बताते हैं वो थोड़ा सा एक जंप आता है उसके अंदर। और मैं बल्कि एक काम ये करता हूँ, अगर आप अलाउ करते हैं तो मैं 1 मिनट के अंदर ये दिखा भी देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा आइडिया बता दूँ, ठीक है, लोगों को। अच्छा, अब जैसे आपने भी ऑलरेडी जुलाई का बताया है, तो ये मेरे सीजनल्स के पैटर्न्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जून के अंदर जो लास्ट आता है एकदम से शार्पली थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद एकदम से शार्पली नीचे आता है, और उसके बाद जुलाई जो आपका पूरा सॉरी ये वाला पीरियड आपका, सॉरी, तो यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा ये नीचे, यहाँ पे आपको नजर आएगा थोड़ा सा नीचे आता है ये वाला पीरियड अगर आप देखें, फिर उसके बाद जो है ये फिर उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। सो ये सिनेरियो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जुलाई के अंदर तो ऊपर जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा शायद ये नीचे आए फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर भी, और जो डॉलर के इंडेक्स भी हम देख रहे हैं उसकी बेस के ऊपर भी। सही है। अब जो गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं ना, ये बहुत ट्रिकी है। बेसिकली आप लोग कर रहे होते हैं फॉरेक्स टर्मिनल्स पे या PMEX पे, उस पे लेवरेज होती है, और लेवरेज लोगों को समझ नहीं आती। $1,000 के अकाउंट के ऊपर वो $2 लाख की गोल्ड की बाइंग कर लेते हैं। सो इस चीज़ को समझना है कि आपने माइक्रो लॉट्स ख़रीदनी है इसकी 0.01। अगर आप PMEX कर रहे हैं, माइक्रो लॉट्स लें। कोई स्टैंडर्ड लॉट लेके नहीं बैठ जाइएगा कि ये बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। और आज हम $9,000 के भी इसके प्रोजेक्शंस निकाली हैं लॉन्ग रन में। सो ये नहीं कीजिएगा कि नीचे गिर रहा है तो ख़रीदते जा रहे हैं। कोशिश यही करें कि थोड़े से टेक के ऊपर आ जाएं। वो ये कि अभी ये यहाँ पे 1 आवर के ऊपर बेयरिश ही चल रहा है। जिस टाइम ये लोअर हाई को ब्रेक करेगा और ऊपर जाएगा, फिर ये बढ़ना शुरू होगा। सो फ़िलहाल इंतज़ार करें, देखें कहाँ जाके अपनी डस्ट सेटल करता है, कहाँ जाके अपने लोज डिफ़ाइन करता है, फिर वो करें। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे फेसबुक पे, तो मैं शायद रियल टाइम कॉल दे दूँ कि अब ये रिवर्सल आने वाला है, तो वहाँ पे आप लोग फिर जाके इस पर गोल्ड की अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल नीचे आ रहे हैं, आने दें, अच्छी बात है। जितना नीचे आएगा उतनी अच्छी आपकी बाइंग होगी और फिर अच्छी आप इसके ऊपर राइड ले सकते हैं। बस इन लेवल्स के ऊपर देख लीजिएगा, ये जो डिफ़ाइन किए हैं 3240 से 50-55, यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल्स बन सकती हैं। सो ये गोल्ड का था। फिर हम बात कर लेते हैं नैस्डैक। ये आप लोगों को याद होगा कि जिस टाइम टैरिफ वॉर चल रही थी, एग्जैक्ट हमने बॉटम्स यहाँ पे डिफ़ाइन किए। 16,000 से लेके आज 22,000 चला गया है। फिर नॉमिनल राइट थी, और इस टाइम इसने अपने ये ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपने प्रीवियस हाइज इसने ब्रेक कर दिए जो फेब 2025 में लगे थे, और उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी भी इसमें पोटेंशियल है, कोई साइन नहीं है ऐसे कि ये टॉप है यहाँ पे। और जैसे अभी अमान ने थोड़ी देर पहले बताया कि सीजनल्स के ऊपर नैस्डैक फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जुलाई बेहतरीन परफॉर्म करता है। पिछले 10 साल में इसने कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई पिछले 10 साल की एवरेज पे, तो हो सकता है ये अभी भी अगले 2 हफ्ते परफॉर्म करे। सो इसकी स्ट्रैटेजी भी सिंपल रखें, बाय ऑन डिप, जहाँ मेजर सपोर्ट्स पे आपको मिले वहाँ पे अटेम्प्ट करें। इस टाइम जो मेजर सपोर्ट इसकी नज़र आ रही है 22,300 पर है, जो करंट प्राइस चली है उससे तकरीबन 300 पॉइंट्स नीचे के करीब। वहाँ पे अटेम्प्ट करें, स्टॉप लॉस इसका आप डिफ़ाइन कर दें 21,800, और फिर एक्सपेक्ट करें कि फ़र्दर जाएगा। बाय द वे, इस साल की हमने जो इसकी प्रोजेक्शंस निकाली हुई थी वो 24,000 की थी। हमारा जो एक शॉर्टर टर्म का टारगेट था 22,200-300, वो हिट हो चुका है। सो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी पे रहें और अगेन राइट करें। फ़िलहाल इस पर कोई टॉप का साइन नहीं है। फिर हम BTC की बात करें तो BTC के ऊपर डेली टाइम फ्रेम्स पे बहुत अच्छी प्रोजेक्शंस आना शुरू हो गई हैं, और वो ये हैं कि ये आपका एक बहुत बेहतरीन सा बुलिश फ्लैग बना है यहाँ पे। सो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा अब इंतज़ार करना चाहिए जब ये आपका फ्लैग ब्रेक हो, और फ्लैग की ब्रेकआउट यानी कि जो होगा 1,12,000, जब ये ब्रेक होगा फिर आपकी एक बहुत बड़ी रैली यहाँ से बन सकती है और दोबारा ये बढ़ना शुरू हो जाए। फिर आपके इसके टारगेट्स 140-145 के आते हैं। ये कप एंड हैंडल की भी फॉर्मेशन है यहाँ पे, और इसी तरीके से बुलिश फ्लैग की भी है। मेरे ख़्याल में BTC पे थोड़ा सा इंतज़ार करके देखना चाहिए, ब्रेकआउट्स के ऊपर इसको ट्रेड करें। और ये जो इस पैटर्न के अंदर जब ये ट्रेड कर रहा होता है डिसेंडिंग पैरेलल चैनल पे, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट करता है, और अब काफ़ी दुनिया इंतज़ार कर रही है कि कब इसमें रैली आए। सो मेरे ख्याल में ब्रेकआउट पे ही इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। हमारा काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया। नैस्डैक बुलिश है, गोल्ड बाय ऑन डिप्स मेजर सपोर्ट के ऊपर, डॉलर इंडेक्स लाइक लोअर हाई बनाता हुआ लग रहा है,
पाउंड यूएसडी अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना चाहिए, बीटीसी का वेट करना चाहिए कि कब अपने हाइस को ब्रेक करे। परफेक्ट हो गया। चलें अब रैप अप करते हैं। ऑलरेडी हमने सारी मार्केट्स को कवर भी कर लिया है, फराज भाई ने भी सारी टॉपिक्स भी बता दी, मैक्रो इकोनॉमी सारी हालात बेहतर हैं, जियोपॉलिटिकल हालात बेहतर हैं, ग्लोबली हालात बेहतर हैं, नैस्डैक ऑल टाइम पे हाई पे शूट कर रही है। जो हमने स्टॉक्स, इवन मैंने भी यूएस के कुछ जो आप लोगों को पहले भी एक दफ़ा मॉडल दिखाया था, मैं नेक्स्ट टाइम भी कोशिश करूंगा कि नए कुछ स्टॉक्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं, तो वो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, सलमान की तरफ से, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।